हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है PWJ हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो शुरू करेंगे यार आज की इस कहानी को। आपको पता है आज हमारा कौन सा लेक्चर है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। पिछला जो चैप्टर था वो टफेस्ट चैप्टर था फिजिक्स के अंदर। ये चैप्टर इजीएस्ट नहीं बोलूँगा पर आसान श्रेणी में रखा जाता है। सवाल की बात करते हैं तो 4 नंबर का सवाल कंफर्म आता है, यानी कि एक सवाल आएगा। बहुत टफ सवाल इसमें देखने को नहीं मिला है जेईई मेन के अंदर। अगर आप ठीक ठाक एक औसतन आप पढ़ाई कर लेते हो, कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लेते हो, एक अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके 4 नंबर जेईई मेन में कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है? तो मस्ती के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपको दुख भी बता देता हूँ। इस सीरीज का ये आखिरी चैप्टर होने जा रहा है, यानी कि इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। कौन सी सीरीज? जो आपकी चल रही थी जेईई हिंदी एक्सप्रेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास के नोट्स आपको PW ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे PW ऐप के बारे में नहीं जानते, PW एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ करोड़ों बच्चे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी पढ़ाई करते हैं, और यहाँ से पढ़कर बहुत सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। तो आप भी अपनी पढ़ाई PW ऐप पर जाकर कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है, ये जो सीरीज चल रही थी, क्या नाम है? एक बार नाम पढ़ देना, जेईई हिंदी एक्सप्रेस है ना। इस सीरीज का ये आखिरी चैप्टर है, यानी कि इसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो सर एक बात बताइए, आपने तो पूरी फिजिक्स कराई नहीं, आपने तो पूरी फिजिक्स कराई नहीं, इस सीरीज में सिर्फ आपने इतने ही लेक्चर डालने थे क्या? क्या 10वां लेक्चर था? आज 10वां लेक्चर है। क्या इस सीरीज में सिर्फ 10 लेक्चर ही डालने थे क्या? हाँ, थोड़ा समय रुकिए। आप प्यार कीजिए पहले इस चैनल को, आप प्यार दीजिए इस चैनल को, भरपूर समर्थन दीजिए। हम जल्द ही इस चैनल पर आपके लिए कुछ और नया लेकर आने वाले हैं, कुछ तगड़ा प्लान कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो जब तक आप इनको देखिए, रिवीजन करिए, बार बार देख लीजिए लेक्चर्स को, कुछ नया आएगा उसका इंतजार करिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। चलिए, वन शॉट, ऑब्वियसली बात है, पूरा ही चैप्टर निपटाने वाले हैं। तो हमारा जो आज का लक्ष्य है, वो हमारा आज का लक्ष्य है प्योर क्या, पूरा अध्याय ही है। क्या है बच्चे? पूरा अध्याय ही है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें कहानी को। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं यार, हाउस द जोश, एकदम तगड़ा जोश होना चाहिए, क्योंकि सवाल जेईई मेन लेवल पे है, करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर्स के, जो समझना है समझो। पर इस तरह की वैरायटी आने वाले, जब आप एग्जाम देने बैठोगे, आपको हो सकता है 2026 के अंदर देखने को मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही मिलेंगे, यहीं से आएगा, पर मैं इतना विश्वास कह सकता हूं कि आने की संभावना पूरी पूरी है। इतना अनुभव तो है मुझे, 11वां साल है बेटा जी मेरा ये टीचिंग का। दूसरी चीज ये है कि जो पैटर्न मैं आपको करवाऊंगा, उन पैटर्न के पैटर्न को दिमाग में रखिएगा। फॉर्मूलेज आ जाएंगे उसी में ही, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसी में, दिमाग में रखिएगा। आपका ऑलमोस्ट चैप्टर तो कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही। ठीक है, जितने सवाल हम बना पाएंगे उतने सवाल हम बनाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, धैर्य के साथ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करेंगे भैया जी, शुरू करेंगे हम कहानी को। जेईई मेन में आया हुआ सवाल है, सवाल नंबर 1 जेईई मेन का सवाल है। सर ये तो देखने में ही, अच्छा ये जो पैटर्न आपको दिखा रहा हूं ये तो सच में बहुत टफ पैटर्न है। इससे थोड़ा सा हल्का पैटर्न आपसे करंट ईयर में भी पूछे हैं, 2024 में पूछे हैं, 2025 में पूछे हैं जेईई मेन में। ठीक है, ये भी किसी ना किसी पुराना जेईई मेन का सवाल है। सवाल हल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से सुनना है ना, और हल नंबर 1 करेंगे। मजा आएगा, मस्ती के साथ पढ़ेंगे,
आ जाओ फटाफट से। सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए। सवाल यह है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। किसी को कोई जल्दी है तो बता दो भाई, किसी को जल्दी है तो अभी चला जा भाई मेरी क्लास से। मैं सीधी सी बात जानता हूं। इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर याद करके देखिए, मैंने रोटेशनल मोशन पढ़ाया था, मैंने घूर्णन गतियां पढ़ाई थी, और क्या शानदार आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर भी समझ में आएगा। मैं आपसे सिर्फ आपका समय मांगता हूं, धैर्य मांगता हूं। बाकी काम मेरा है समझाने का, मैं समझा पूरा दूंगा। द्रव्यमान कैपिटल एम के चार एक समान भुजा, एक समान कण भुजा ए के एक वर्ग के हाँ सॉरी, भुजा ए के वर्ग के कोनों पर स्थित है। यदि ये कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में इस प्रकार वर्ग के परिवृत्त एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, तो कण की चाल क्या होगी? अब ध्यान से सुनिए, मैं ना एक वृत्ताकार पथ बना देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। और रेफरेंस के लिए, सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, पहले ही कह देता हूं। अपनी रेफरेंस के लिए बना रहा हूं बेटा, है ना। सुनिएगा, चार द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना, हो गया सवाल। चार बिंदु द्रव्यमान है ये, और हर एक का द्रव्यमान क्या दे रखा है? हर एक का द्रव्यमान कैपिटल एम दे रखा है। हर एक का द्रव्यमान कैपिटल एम दे रखा है। पर ये वर्ग के, अब ध्यान से सुनना, वर्ग बनाऊंगा, पर ये बच्चों इस तरीके का एक वर्ग दे रखा है आपको। समझ में आया? इस तरीके से ये घूम रहे हैं। अब पूरा क्वेश्चन फिर से समझते हैं, थोड़ा फील लेते हैं। द्रव्यमान कैपिटल एम के चार एक समान कण हैं, यहां पर इस तरीके से के एक समान कण है बिल्कुल। भुजा ए के एक वर्ग के, इस वर्ग की भुजा कितनी है? इस वर्ग, अब ऑब्वियस सी बात है, वर्ग है तो चारों भुजाएं बिल्कुल समान होंगी। अच्छा, ये वैरायटी कर लीजिए, आपकी ऐसे ही 3-4 वैरायटी ऑलमोस्ट छोटी छोटी मिलती जुलती वैरायटी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये तो चलो 4 द्रव्यमानों वाला दिया है, 2 द्रव्यमानों वाला दे देते हैं कि बोल देते हैं कि दोनों व्यासतः विपरीत हैं और एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में घूम रहे हैं, वी बता दो। बहुत आसान सवाल। ये तो फिर भी थोड़ा सा टफ सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेक्टर्स का यूज है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। वो आसान वाला नहीं लिया, वो आसान वाला तुम खुद कर लेना। क्लियर है? वर्ग के कोनों पर स्थित है। यदि एक कण एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में इस वर्ग के परिवृत्त एक वृत्तीय कक्षा में गतिशील है, तो हमसे चाल पूछी है, हमसे कण की चाल पूछी है। मैं मान लेता हूं बेटा, कि इस वक्त कण की चाल यहां पर, कण की जो चाल है ना वो v है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस वक्त यहां पर कण की चाल जो है वो मैंने v है। स्पर्श रेखीय होगी, हाँ या ना? अगर मैं इस बिंदु पर बात करूंगा तो क्या इस बिंदु पर ये होगी? हाँ या ना का जवाब देना, अगर समझ में आए तो।
हाँ या ना का जवाब देना। क्या इस बिंदु पर कण की चाल ये होगी? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अगर मैं इस बिंदु पर निकालूंगा तो सर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर इस बिंदु पर कण की चाल ये होगी, है ना। मैंने आपको डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाया है। जिस भी बिंदु पर आपको चाल चाहिए ना, मतलब उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो। एक वृत्ताकार कण, अगर इस तरीके से एक कण है जो वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है ना, तो उसकी थोड़ी सी कहानियां इस तरीके से होती हैं बेटा जी। अगर आपको नहीं पता तो आइडिया दिया है मैंने आपको। क्या दिया है? आइडिया दिया है। वी है, इस तरीके से ये वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। अच्छा सर, ये है इस वृत्त का केंद्र O। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या नहीं पता सर, त्रिज्या तो दे ही नहीं रखी इस वृत्त की। कोई बात नहीं बेटा जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं बात करूं इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तो इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल तो इस द्रव्यमान का आएगा, आएगा नहीं आएगा? और कितना आएगा? दो बिंदु द्रव्यमान है तो F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? जी एम वन एम टू, यानी कि एम स्क्वायर बटे इसकी भुजा, भुजा कितनी है? खत्म हो गया। ऐसे ही ये वाला द्रव्यमान, अरे यार इस कण पर बल देख रहा हूं, इस कण पर नेट बल कितना है, क्योंकि जो परिणामी बल होगा वही तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा इसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाने के लिए। अब चूंकि ये पूरा ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है, तो नेट परिणामी जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस अब हमें गणित करनी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ध्यान से सुनना बच्चों। तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। क्या इन दोनों के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री है? क्या इन दोनों के मध्य कोण है जो, अच्छा एक और कण बच गया, इन दोनों के कारण से तो लिख दिया। अरे यार ये वाला इसको क्या बोलेगा? चल मेरी तरफ आ। तो ये वाला द्रव्यमान इस पर इधर बल लगाएगा, आकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण। ये वाला द्रव्यमान इसको इधर खींचेगा, ये वाला द्रव्यमान भी तो इसको इधर की तरफ खींचेगा। कितना खींचेगा? अब ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है? तो देख ध्यान से बेटा जी, ध्यान से देख, तेरे को पूरी समझ में आएगी। ये कितनी है, ये कितनी है? ये √2a है। सर √2a कैसे है? बेटा ये a है, ये a है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो ये पूरी दूरी √2a है। तो बल कितना आ जाएगा? देखो जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, यानी कि √2a का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी एम स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर। तो अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो ये जो बिंदु है ना, बिंदु P, इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर तेरे 3 बल नजर आ रहे हैं तुझे। इस बिंदु P पर 3 बल नजर आ रहे होंगे तुझे। ध्यान से सुन, ये है तेरा बिंदु P। एक बल आ जाएगा तुझे जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यह आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा होगा जी एम स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब अगर मैं इन दो बलों को देखूं, इसको और इसको, क्या ये दो बल एक दूसरे के लंबवत है? कोई भी दो बल अगर समान परिमाण के और एक दूसरे के लंबवत है तो परिणामी अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो मिला जुला कर आएगा
वो कहीं यहां पर आएगा, बिल्कुल मध्य में आ जाएगा 45 पर। भाई 90 डिग्री के कोण पर है तो बिल्कुल मध्य में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ, अब यार एफ और एफ कोई दो बल है एक दूसरे से लंबवत पर है, √f1² प्लस f2² ही तो करोगे बस। थीटा तो 90 है ना बाबू, तो √2f आ जाएगा, तो 2f कितना है, ये आ जाएगा gm²/a²। अब मसला पता है क्या है, अब यहां पर दो बल हो गए, इन दोनों बलों का परिणाम ये रहा। और ये वाला तो बीच में वैसे ही लग रहा था, यहां केंद्र है तेरा O, तो इन दोनों का परिणामी ये रहा, और एक बल ऑलरेडी इधर है, वो कितना है सर, वो बल है gm/2a²। तो ये दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे, तो बिंदु P पर जो नेट बल आएगा वो कितना आ जाएगा, gm²/2a² प्लस √2 gm²/a²। ये नेट बल है, और यही नेट बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। यही जो परिणामी बल है ये सेंट्रीपिटल बल के बराबर होगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। तो पहले तो कितना आ जाएगा ये लिखते हैं, तो gm²/a² कॉमन ले लो, gm²/a² कॉमन ले लो, 1/2 प्लस √2 बराबर, अब FC आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r, इसका द्रव्यमान है m, चाल है v/r, इसकी त्रिज्या। अब पूरा अगर ये √2a है तो आधा a √2a/2, यानी कि a/√2²। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से v आ जाएगा, देखो gm²/a² 1/2 प्लस √2, ये आ जाएगा mv², ये √2² ऊपर जाएगा तो 2, जो कटेगा उसको काट दो, ma² कट जाएगा तो g बच जाएगा, m बच जाएगा, 1/2 प्लस √2 बच जाएगा, इधर 2v² बच जाएगा। यहां से v² कितना आ जाएगा, gm/2 1/2 प्लस √2, तो यहां से v कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये पूरा आएगा gm, इधर गुना करोगे ना तो 1/4 प्लस 1/√2, इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, अच्छा एक a बचेगा नहीं, ऑप्शन में gm ही है, gm/a है ना यार, मैंने a गलत, mv²/r है, सॉरी मैंने गलती कर दी, कैलकुलेट mv²/r है, सॉरी यार मैंने mv²/r² कर दिया, सॉरी। अब यही है यार, रिकॉर्डिंग है ना, तो आप लोग का गलती बता नहीं पाओगे यार मेरे को ना, mv²/r है भाई, अब वो दिमाग में ना वो चल रहा है, mv²/r है ना, डायरेक्ट लिख दिया था मैंने, सुनो mv²/r है ना, नहीं तो आज आंसर अपने आप बता देता, gm²/a² 1/2 प्लस √2, ये हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, mv²/a, अब बचेगा ना, एक a बच जाएगा, एक m बच जाएगा, तो देखो क्या बचेगा, g बचेगा m/a 1/2 प्लस √2, इधर √2 इंटू v², कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, हल्की सी कैलकुलेशन इधर उधर हुई और तुम्हारा मामला बिगड़ा। तो v² बराबर कितना आ जाएगा, gm/√2a 1/2 प्लस √2, मैं तो कह रहा हूं √2 से गुना कर दो नीचे ऐसे, तो gm/a तो सेपरेट हो जाएगा, 1/2 √2 तो ये आ जाएगा, प्लस √2/√2 1 हो जाएगा, तो v √gm/a तो ये रहा, और ये जो पूरा है ना बाबू 1/2 √2 प्लस 1, इस पूरे की वैल्यू सॉल्व करके देखना, इस पूरे की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब
मेरे हिसाब से 1.16 आना चाहिए, 1.16 आना चाहिए। तो ये v जो हो जाएगा ना, ये 1.16 अंडर रूट GM बाय a। दिस इज द चाल। सवाल सच में बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन स्पीड रही ना, अगर प्रैक्टिस रही ना, तो आप इस तरीके के सवाल को बना लोगे। टफ नहीं बोलूंगा, लेंदी है बस। सवाल टफ है क्या? नहीं। टफ किसे कहते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको कहां से शुरू करना है समझ नहीं पा रहे हो, या सवाल कर तो लिया पर बीच में फंस गए कि यार सर बीच में हमें समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं मैं। तो थोड़ा समझ में आता है कि भाई थोड़ा सवाल टफ हो सकता है। हमें क्लियर है, हमको सवाल देखते ही क्लियर हो गया कि करना क्या है। नेट जो बल होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसको बराबर करना है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के mv²/r। करनी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो मैंने मैथमेटिक्स ही तो करी है। अब मैथमेटिक्स अगर नहीं हो रही तो सवाल टफ नहीं माना जाता, क्योंकि तुम मैथ के स्टूडेंट हो, तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुमसे वो मैथमेटिक्स होगी। समझे? क्लियर है? तो टफ नहीं है ये सवाल, पर हां लेंदी जरूर बोलूंगा इस सवाल को। ये सवाल आया था, आंसर एक बार चेक कर लूं मैं। 1.16 ही है क्या इसका आंसर? यार मुझे थोड़ा सा देख लेने दो, है ना। इसका आंसर यही है, 1.16। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे चलें। अगला सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल। अगला सवाल, अच्छा सवाल। सर आज तो आपने मजे कर दिए सर, सवाल ही आपके तो ऐसे आ रहे हैं आज। दूसरा ही सवाल सर, और वो भी अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? सवाल को समझो, सॉल्व करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, हल नंबर 2। ठीक है, चलो सवाल पढ़िए, पहला मौका आपको दे रहा हूं। सवाल पढ़िए। सवाल यह है कि लंबाई कैपिटल एल की एक छड़। अच्छा, पहले वाला सवाल समझ में तो आया ना भाई? प्लीज पहले वाला सवाल समझ में तो आया ना? इसमें कुछ भी डाउट नहीं था। पता है आपको इसी सवाल में और क्या घुमाया था जेईई मेन में 2024 में, 25 में, 23 में? एक आध सवाल ऐसा डाल दे रहे थे, यहां 4 द्रव्यमान की जगह सिर्फ 2 ही द्रव्यमान लिख रहे थे, वो 2 ही द्रव्यमान लिख रहे थे। तब क्या है, इस एक का बल इधर की तरफ आएगा, वो आएगा GM1m2/r²। तो वो जो दूरी है, वो क्या वो दूरी आप निकाल ही लोगे इसकी, तो दूरी आपके पास आ ही जाएगी। अरे दूरी आपके पास आ ही जाएगी, बोलो ना भाई। दूरी आपके पास आ ही जाएगी और उसको mv²/r के बराबर कर देना, खत्म हो गया मामला। अब GM1m2/r² करोगे, वो बल जो होगा वो mv²/r के बराबर। इतना आसान सवाल था। इसमें तो क्या था ना बेटा, इसमें तो हमने ये दोनों द्रव्यमानों के कारण से जो बल आएगा उनका परिणाम ही निकाला पहले तो GM1m2/r²। मैं फिर से समझा देता हूँ, GM1m2/r², यानी कि ये भुजा की लंबाई a है तो दूरी भी a हो जाएगी। ये आ जाएगी दो बल एक दूसरे के लंबवत है, तो परिणामी ठीक मध्य में आएगा, समान परिमाण है तो परिणामी मध्य में आएगा। √2 टाइम्स ऑफ हो जाता है, तो √2 टाइम्स ऑफ कर दिया हमने, वो हमने यहां कर दिया √2 टाइम्स ऑफ GM²/a²। इस वाले का तो आएगा GM1m2/r। अब ये पूरी दूरी निकालनी है। अब ये चूंकि पूरा 90 डिग्री है बेटा जी, ये a है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? अरे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये देखिए ये कर्ण नहीं है, एक कर्ण है भाई साहब। ए है, ये ए है और ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये ए है, तो ये √2a² ही तो होगा ना बाबू। तो ये आ जाएगा तो आधा √2a/2 का a/√2 हो जाएगा। तो बस वो mv²/r में तो हमने ये रखा है, और इसमें फिर हमने √2a का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इनको जोड़ा, सॉल्व किया, गणित करी, यहां से भी आ गया। अगला सवाल आपके लिए, सवाल करिए, मजा आएगा। पहले सवाल में टाइम लगा, लगने दो, पहले 2-3 सवालों में टाइम लगेगा, अच्छे सवाल है भाई। लंबाई कैपिटल एल की एक छड़ है, x बराबर a से x बराबर l प्लस a के मध्य रखी है। यदि इस छड़ का प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान हमें दे रखा है a प्लस bx² है,
तो x बराबर 0 पर रखे हुए एक बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m पर छड़ द्वारा लगाया गया बल होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, Gm1m2/r² नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैलिड ही है बिंदु द्रव्यमानों के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला तो सर नहीं लगा पाओगे Gm1m2/r², तो करेंगे क्या भाई? सुनो सवाल को तसल्ली से समझा करो। सवाल है वो, इज्जत देना सीखो, है ना? सुनो, यह है एक्स अक्ष, यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, ठीक है? यह हमने मूल बिंदु ले लिया। यहां पर हमारा स्मॉल m द्रव्यमान रखा है, यहां पर हमारा स्मॉल m द्रव्यमान रखा है, हाँ या ना? और यहां पर एक छड़ रखी है। ठीक है, ठीक है, ये एक छड़ रखी है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, पूरा फील आएगा। x बराबर a से, यानी कि ये निर्देशांक जो है ना, ये x बराबर a है और ये x बराबर l प्लस a तक है, यानी कि छड़ की लंबाई कितनी हो गई? यानी कि यहां से यहां तक छड़ की लंबाई, भाई साहब l प्लस a माइनस a, छड़ की लंबाई कितनी करोगे? छड़ की लंबाई कितनी करोगे सर? छड़ की लंबाई तो हो गई l। छड़ की लंबाई कितनी हो गई? छड़ की लंबाई हो गई l, ठीक है? प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान हमको दे रखा a प्लस, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। एक काम करते हैं सर, अब ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं Gm1m2/r²। तुम बोलोगे कि सर देखिए ना, एक बिंदु द्रव्यमान तो ये रखा, यहां पर रखा है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा ना बच्चे, हमें पहले यहां से x दूरी पर जाना पड़ेगा। x दूरी पर जाकर dx मोटाई का एक अल्पांश लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? dx मोटाई का एक छोटा सा टुकड़ा लेना पड़ेगा, और मैं मान लूंगा कि उसका द्रव्यमान है dm, छोटा सा। तो अब ये केस पता है क्या है? अगर तुम x पर जाकर dx मोटाई का एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हो और उसको बोल देते हो कि ये तेरा एक बिंदु द्रव्यमान है और उसका द्रव्यमान है dm, तो ये केस पता है क्या रह गया? स्मॉल m तो वहां है, यहां से x दूरी पर एक छोटा सा बिंदु द्रव्यमान है dm। अब अगर मुझे गुरुत्वाकर्षण बल लगना है छोटे से के कारण, इस छोटे से के कारण इस पर जो बल लगेगा वो छोटा सा df लगेगा। अरे यार, इस छोटे से dm के कारण से इस पर जो बल लगेगा, क्या वो df लगेगा? और अगर मुझे वो df लिखना होगा तो Gm1m2/r², इसको इंटीग्रेट कर दो, dm की वैल्यू निकालो पहले। अब सुनो, dm कैसे निकालेंगे? dm सुनो, मुझे प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान पता है a प्लस bx²
ये प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। अगर मैं इसको dx से गुना कर दूं तो मुझे अबे dx इसी का द्रव्यमान तो dm माना, तो ये लंबाई dx प्रति इकाई लंबाई पता है इंटू dx। मेरे पास dm आ जाएगा। dm वहां रखो, इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक पता है तुमको, सब पता है। अब हो गया सवाल। पर्पस समझे हमने, क्यों क्या कब कैसे क्यों किया, ये हमने क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, समझ में आया। अब df हमारे पास क्या है बाबू, df है हमारे पास जी एम dm बाई एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू रख दो, df बराबर जी एम ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। समाकलन करोगे df तो कहां से करोगे, a से लेके a प्लस एल तक करोगे, a से लेके l प्लस ए तक करोगे। इस छड़ की कुल लंबाई तो इतनी है, 0 से लेके l प्लस ए तक मत कर देना भाई साहब, पाप पड़ेगा। 0 से लेके इतना मत कर देना, पाप पड़ेगा। तो ये df f हो जाएगा, g बाहर ले लो, स्मॉल m बाहर ले लो, a से लेके a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। सॉल्व करिए और आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। f बराबर देखो जी एम, मैं भाग दे रहा हूं पहले, तो ये a x की घात -2 प्लस बी एक्स स्क्वायर कट जाएगा इंटू डी एक्स, तो f इज इक्वल टू जी एम। a को बाहर ले लो, x की घात तो ये आ जाएगा x की घात -1 बाई -1, सही है ना, प्लस b इंटू एक्स a से लेके a प्लस एल। अब इसको तुम सॉल्व करिए बेटा, x की घात, अब यार ये a बटे एक्स स्क्वायर है ना, तो x की घात -2 है, अब x की घात n+1 बटे n+1 -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस, तो यही तो आएगा, प्लस b इंटू एक्स। इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, क्योंकि मेरे को फिर सॉल्व करना पड़ेगा, समय नहीं करूंगा अब मैं। तो ये आंसर आ रहा है भाई साहब, आंसर आ जाएगा gm। चलो थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूं, तो ये माइनस के a बाई एक्स प्लस बी एक्स a से लेके a प्लस। अब तो सिर्फ लिमिट्स रखनी है, उच्च सीमा डालनी है, निम्न सीमा डालनी है। आंसर आ जाएगा gm a 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल प्लस b इंटू एल। दिस इज द फोर्स जो आना चाहिए। अब देखो ये सवाल, अब एक सवाल किया ना, अब तेरे दिमाग में ना फंडा क्लियर है कि करना कैसे है। अब ये है ना, बेसिकली द्रव्यमान जो था ना वो रेखीय रूप से फैला हुआ था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, F इज इक्वल टू GM1M2 बटे आर स्क्वायर, फंस जाते मेरे बच्चे। F इज इक्वल टू GM1M2 बटे आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, फंस जाते। आपको बिंदु द्रव्यमानों का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू जो फॉर्मूला है वो बिंदु द्रव्यमानों के लिए ही है। तो GM1M2 बटे आर स्क्वायर जो लगाओगे ना, वो कैसे लगाओगे, आपको अल्पांश लेना पड़ेगा। तो ये केस फिर ऐसा बनेगा, ये केस फिर ऐसा बनेगा कि एक बिंदु द्रव्यमान ये रहा और दूसरा बिंदु द्रव्यमान ये रहा, और दोनों के मध्य की जो दूरी है, वो x है। तो df लिख दिया, छोटे से dm के कारण से df आ गया GM1M2 बटे आर स्क्वायर, m2 की जगह dm है, दूरी दोनों के मध्य x है, बस इस dm को लिख दिया, प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान इतना है, इंटू dx करोगे dm आ जाएगा, dm की वैल्यू यहाँ रखो,
समाकलन ठोको, आंसर पालो। तीसरा सवाल, माहौल सही है, ये थोड़ा सा आसान सवाल लाया, हालांकि ये भी जेईई मेन का ही सवाल है। सुनिए, तेरे को मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्या मैं पागल हूं? नहीं सर, कुछ तो सोच समझ के करवा रहे होंगे, तो बस भरोसा रख बेटा। एक ग्रह का द्रव्यमान तथा व्यास पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है। पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, उसी लोलक का ग्रह पर आवर्तकाल हमसे पूछा है। अब समझो कहानी क्या है। मैंने बोला बेटा मेरे पास यह है पृथ्वी, अच्छा यह है ग्रह, और एक है ग्रह, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा बना देते हैं, है ना। यह है बाबू ग्रह, और यह हमारी पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या हमने आर ही ले ली, द्रव्यमान हमने एम ही ले लिया, मास ऑफ अर्थ। तो यहां पर अगर हम आवर्तकाल की बात करेंगे तो यहां पर जीई आता है, अर्थ जीई मतलब टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई जीई। और ये हमको दे रखा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड ले लिया क्या मैंने। पृथ्वी की सतह पर जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड है। फिर से समझा दूं, कब पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यहां से पढ़िए पहले, तो पृथ्वी बना दी, मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, एम ई है मास ऑफ अर्थ। यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है सतह पर वो है जीई, पृथ्वी की सतह पर है जीई, और आवर्तकाल है 2 सेकंड है। तो हमें फॉर्मूला पता है, टी बराबर एक सरल लोलक का टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हम चलते हैं ग्रह पर। हमको एक ग्रह दे रखा है, नाम पता नहीं, पर हमको क्या दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि उसका द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है तो इसका द्रव्यमान 3 गुना होगा पृथ्वी के द्रव्यमान से। अच्छा, इसका व्यास कितना हो जाएगा पृथ्वी का डायामीटर कितना हो जाएगा, रेडियस हमें दे रखी है, डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ आर ई, 2 टाइम्स ऑफ आर ई, हाँ या ना। और त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो व्यास निकालना है तो त्रिज्या को दूना। अब हमें निकालना है यहां डीपी, डीपी मतलब समझते हो, पिक डीपी। अच्छा, इसको हम आरपी मान लेते हैं, प्लैनेट की त्रिज्या। डीपी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डीई है, डीपी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ डीई है, ध्यान से सुनना। अब हमें क्या निकालना है, डीपी हमें पता है, ठीक है इतना ही रखते हैं, आर के पदों में लिखेंगे ही नहीं हम। सुनो, मैं इसको जी को ही बदल दूंगा आर के पदों में। हमें ये दे रखा है, व्यास के पदों में ही बदल लूंगा तो ज्यादा तुमको आसान लगेगा। ये हमें दे रखा है, यहां पर हमको पूछा, अच्छा यहां पर जीपी होगा सतह पर जीपी होगा, पहले हमें जीपी निकालना पड़ेगा, और टीपी पूछा है, उसी सरल लोलक का उस ग्रह पर आवर्तकाल कितना होगा। अब स्मॉल जी क्या होता है आपको पहले तो स्मॉल जी बताता हूं मैं, आप समझो। 0 नंबर 3, देखो सवाल कितना प्यारा है, छोटा सवाल घाव करे गंभीर। स्मॉल जी बराबर क्या होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अगर मुझे जीई लिखना है तो मैं कैसे, अच्छा
इसको मैं व्यास के पदों में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, जी एम, त्रिज्या व्यास की आधी, तो व्यास की आधी, तो क्या मैं इसको 4 GM/d² करके हर जगह लिख सकता हूं। अब मैं व्यास के पदों में लिखूंगा सिर्फ। अब अगर मुझे जीई लिखना है तो 4 टाइम्स ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ बटे डायमीटर ऑफ अर्थ। अरे यार हाँ या ना। और मुझे जीपी लिखना है तो 4 टाइम्स ऑफ जी, मास ऑफ प्लैनेट बटे डीपी। 4 टाइम्स ऑफ जी, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। बिल्कुल आराम से। डीपी कितना है, 3 गुना ही इसका व्यास है, तो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का, तो ये आ जाएगा 4GME/DE² को तो बाहर ले लो, 4GME/DE²। इधर ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा बेटा जी 1/3। और ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज क्या है, ये जीई है। पूरी चीज क्या है, ये जीई है। इसका मतलब सर गुरुत्वीय त्वरण जो ग्रह पर होगा वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3 गुना होगा। अच्छा, इसका मतलब सर T/2π√L/G, लंबाई सेम सब कुछ, T व्युत्क्रमानुपाती है √G के। अरे हाँ या ना। तो हमें टीपी बटे टीई करना है, तो √GE बटे जीपी, तो टीपी बराबर टी गुना GE/GP। GE/GP तो अभी आपने निकाला ना, GE/GP 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 यहां रख दो, तो टीपी टीई गुना √3। और अर्थ पर, पृथ्वी पर आवर्तकाल 2 और √3 एक्स्ट्रा आ गया, तो ग्रह पर कितना आ जाएगा, 2√3 सेकेंड। देखो कितना सवाल आसान था, बहुत आराम से समझ, कोई टेंशन नहीं है। ये सवाल हल हो गया, ये सवाल हल हो गया। अब देखो स्पीड बढ़ती जा रही है हमारी, हर बार सवाल में हम कम टाइम लेते चल रहे हैं। बोलो भाई कितने बच्चों को समझ में आया। देखो पहला सवाल अच्छा था, दूसरा अच्छा था, तीसरा थोड़ा सा ठीक ठाक है, और हर बार नई वैरायटी आती जा रही है। कुछ नहीं करना, जैसे देते हैं ना सेम वैसे ही करते चलो, आपसे होते चलेंगे। सेम जैसा दे रखा है ना बाबू वैसा करता चल। जैसा बोला है कि आप फलाना जो ग्रह है उसकी जो त्रिज्या है वो पुराने वाले से 3 गुना है, या जो व्यास है वो 3 गुना है, द्रव्यमान इतना है। कुछ नहीं करना, बस रखते जाओ। मेरे को ये अर्थ माना, अर्थ का हमें आवर्तकाल का फॉर्मूला पता है। यहां पर अगर मुझे आवर्तकाल निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा, 2π√L/GP, बस मुझे जीपी लाके दे दो, काम हो जाता। नहीं तो मैंने दोनों को भाग देके देख लिया, ये क्या था, ये टीई ही तो है, अर्थ पर सॉल्व कर लिया। फिर हमने पहले हमने जीपी निकाला, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो आवर्तकाल है वो √G के व्युत्क्रमानुपाती है, √G के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे को जी निकालना था कि ग्रह का जी कितना है, इस ग्रह का जी कितना है। तो मैंने ग्रह के जी के लिए हमने जी का फॉर्मूला लगाया, ये किया, व्यास में परिवर्तित किया, फिर सॉल्व किया, आंसर। एक सवाल और है मेरे पास, ये 2019 का सवाल है, प्रश्न नंबर 4। अब ये सवाल ना फंसाने वाला सवाल है। अच्छा, मैं इस सवाल को क्यों लाया हूं, मतलब मेरा क्या स्वार्थ है इस सवाल में, मुझे कोई बता सकता है। मेरा इस सवाल में कोई टफ नहीं है, मैं नहीं भी कराऊंगा ना तब भी चल जाएगा, लेकिन ये सवाल तेरी आंखें खोल के जाएगा कि तुझे क्या गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना।
है ना। अब मैं वो भी बताऊंगा आपको। सवाल देखने में छोटा है लेकिन सच में अच्छा सवाल है। 0 नंबर 04 और हमें एक और की जरूरत पड़ी। अब सुनना ध्यान से, सवाल पढ़िए। सवाल क्या है, पढ़िए सवाल, आराम से पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो भाई। ये तो ऐसे ही चलेगी भाई, यो तो यो ही चलेगी, ठीक है। किसी को जल्दी है तो चले जाओ। मेरा हर एक सवाल पर फोकस है कि एक एक सवाल दिल में उतरे तुम्हारे। तुम एक एक पैटर्न दिमाग में रखते हो ना, एक एक पैटर्न से 5 10 20 पैटर्न सॉल्व होते हैं, तुमको पता है। तुम अगर ये पैटर्न दिमाग में रख लोगे ना तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि यार इससे मिलते जुलते सवालों को हल कैसे किए जाएंगे। तुम भले चाहो तो मैं भले 10 सवाल कराऊं, लेकिन वो 10 सवाल तेरे 100 सवाल में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर तुम ढंग से ये 10 सवाल देख लिए तो। थोड़ी बुद्धि तुम में होनी चाहिए, वरना तो फिर फायदा ही नहीं है यहां होने का। सवाल यह है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है। पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई, यानी कि हमसे ऊंचाई ही पूछ रहे होंगे कि वह ऊंचाई क्या होगी जब, अगर मैं सतह से ऊंचाई पर, अब ऊंचाई के साथ गहराई के साथ G के मान में परिवर्तन होता है। कैपिटल G नहीं, स्मॉल g के मान में परिवर्तन होता है। उन्होंने बोला है कि कुछ h ऊंचाई पर चले गए और वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो जाता है। 9.8 का आधा है 4.9। ये डेटा देखकर याद होना चाहिए। तो हमसे वह ऊंचाई पूछा। अब त्रिज्या हमको ये दे रखी है। अब गलती करने वाला पॉइंट, गलती करने वाला पॉइंट, जो बच्चा गलती करता है वो क्या है। बच्चा पता है क्या मान लेता है। बच्चा बोलता है कि सर देखिए, बार बार मैसेज बज रहे हैं बेटा, एक बार देख लेता हूं कोई अर्जेंट तो नहीं आ गया है। क्लियर है, सुनिए, कोई बात नहीं, वो छोटा छोटा बस्ता रहता। हाँ, मैं बात कर रहा था, ये अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर है। और अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर हमको, यहां पर हमको GE दे रखा है और वो दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज G ही होता है बेटा जी। अब हमसे पूछा है भाई साहब कि यहां से आप H ऊंचाई पर चले जाओ। मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला कि कुछ ऊंचाई है। जब आप वहां जाते हो तो यहां पर आपको गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू आधा दिखता है यहां पर, यानी कि अगर मैं H ऊंचाई पर चला जाता हूं, मुझे नहीं पता सतह से H ऊंचाई पर, तो जो GH है ना, GH वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखता है, जो कि G/2 के इक्वल दिख रहा है। 9.8 का आधा है ना भाई, अगर 9.8 को G नाम दिया है तो उसको G/2 नाम दे दूंगा। हाँ या ना का जवाब दे दो। क्लियर है, ठीक है सर। तो बच्चा क्या गलती करता है, बच्चे को लगता है सर ये फॉर्मूला तो हमें आता है। मैंने कहा कौन सा, क्या सर GH इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H/R। तो बच्चे ने फॉर्मूला लगा लिया। GH उसको दे रखा है, GH उसको दे रखा है G/2, G है ही है, 1 माइनस 2H उसको निकालना है, R हमने R मान लिया। इससे ये कट जाएगा तो 1/2 1 माइनस 2H/R, ये इधर आ जाएगा 2H/R बराबर 1 माइनस 1/2 2H/R बराबर 1/2। तो H बराबर R/4। HR हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है 6.4 इंटू 10⁶, 4 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁶
मीटर। और अब आप जब पहला ही ऑप्शन देखोगे ना तो आपको 1.6 इंटू 10 की घात 6 दिख जाएगा। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने गलती करी कहां। हाँ हाँ, आपको समझ नहीं आएगा। अरे यार भाई साहब, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने गलती पता है कहां करी? ये फॉर्मूला लगाते समय। ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है पता है? पता है, जब h का मान r से बहुत छोटा हो एंड वो भी अप टू 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होता है। वो 6400 किलोमीटर की त्रिज्या होती है, तो लगभग लगभग 320 किलोमीटर तक की हाइट के लिए तो वैलिड है ये फॉर्मूला 320 किलोमीटर तक की हाइट के लिए वैलिड है। बेटा 1 मिनट रुक जाओ, नहीं तो टीवी बंद हो जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ, बुला लिया जाए। हाँ सुनिए, ठीक है, ये इस हाइट तक वैलिड है, उस हाइट तक वैलिड है। ध्यान से सुन लेना, किस हाइट तक वैलिड है? ये 320 किलोमीटर तक की हाइट के लिए वैलिड है। नहीं समझे आप? आपको क्या पता कि h जो है वो 320 से कम ही है? आपको क्या पता? पता चल गया क्या? अब यही तो निकालना है। इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। आपने ये अप्रोक्सीमेशन है भाई साहब, ये द्विपद सन्निकटन मान। याद है जब 1 प्लस एक्स की घात n है, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, तो 1 प्लस एक्स की घात n को 1 प्लस एन एक्स लिख देते थे। ये थोड़ा 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 वैसी ही कहानी बनती थी, पर यहां ऐसा नहीं करना है भैया। अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे प्रॉपर कॉन्सेप्ट से। सुन, प्रॉपर कॉन्सेप्ट से। हमें जीई पता है, जी एम ई वाई आर ई का स्क्वायर। अब जी बराबर है, स्मॉल जी का फॉर्मूला पता है क्या तुम्हें? क्लियर है? अगर मैं हाइट पे चला जाऊं तो जी मास ऑफ अर्थ आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक काम करो, इसको सीधा सीधा लिख लो, जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना? छोड़ो, इतना लफड़े में ही मत पलो। तो अब यहां जी एम बाई, बस आर की जगह इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। तो जी एच बटे जी बराबर जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर बटे जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जी एच बटे जी बराबर जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटे जी एम। तो जी एच बराबर जी इंटू आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एच की वैल्यू दे रखी है जी बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाँ या ना? अब हम इसको गणित करेंगे। देखो यहां तक ये समझ में आया? हमने प्रॉपर मेथड लगाया। हमने तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो होता है वैसे ही होता है कि जी अर्थ की सरफेस पे इतना है, एच हाइट पर इतना है, दोनों को भाग दिया, सॉल्व किया। अब क्या बेटा जी, मैं यहां से देखो इसको ये लिख सकता हूं क्या? √1 को मैं √1 का स्क्वायर लिख दूं, 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख दूं, ये आर का स्क्वायर है ही है, और ये आर प्लस एच का स्क्वायर है ही है। यहां से सबसे स्क्वायर गायब कर दो, वर्गमूल ले लो, तो ये 1/√2 आ जाएगा, ये आर बाई आर प्लस एच आ जाएगा। सॉल्व करेगा, वज्र गुणा करेगा, आर प्लस एच बराबर √2 टाइम्स ऑफ आर। अब सुनो, एच इधर ही रहने दो, उसको उधर चले जाने दो, तो √2r माइनस आर, आर कॉमन ले लो, √2 माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा। नहीं सर, सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व तो करूंगा ही ना बाबू।
चौथा नंबर का सवाल है। तो h बराबर r इंटू √2 की वैल्यू 1.41 -1 r इंटू 0.41। r पता है क्या तुझे? आप बताओ, फंसाने वाला सवाल था। r पता है तुझे 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶ डिवाइड इंटू 0.4। अब जब तू इसको करेगा ना तो ये लगभग 2.6 इंटू 10⁶ मीटर आएगा। करके देख लेना, ये आंसर आएगा। चीज वही थी, पर तूने गलती क्या करी, ये रही तेरी गलती, ये रही गलती, ये रही गलती। तुझे पता थोड़ी ना है कि h कितना है, तूने ये फॉर्मूला लगाया क्यों? h तो निकालना है ना। ये फॉर्मूला तो तब लगाते जब हमें h पता होता है, कंफर्मेशन होता है कि h इतना है। पता ही तो नहीं है, फिर तूने क्यों लगाया? और पहला ही ऑप्शन उन्होंने डाला है ये, देखो पहला ही ऑप्शन डाला है। तू भी खुश, एग्जामिनर भी खुश। एग्जामिनर इसलिए खुश कि उसको फंसाना था, फंस गया। तू इसलिए खुश, तेरा आंसर आना था, आ गया। तू भी अपने आप को तगड़ा समझ रहा होगा, भाई साहब मैं तो बहुत तगड़ा हो गया। गलती थी भाई साहब। ये जेईई मेन का सवाल बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। करिए सवाल को। जेईई मेन कब आया है ये तो मुझे नहीं पता, 2024 या 25 में आया है ये जेईई मेन 2024 या 2025 में आया है शायद, जहां तक है ये सवाल, है ना। एक बार प्लीज कंफर्म करिएगा अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अभी लिखा है मैंने वो फॉर्मूला, जस्ट अभी लिखा है वो फॉर्मूला। आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। पृथ्वी से ऊंचाई h पर गुरुत्व के कारण त्वरण यदि h लेस देन r पृथ्वी की त्रिज्या द्वारा दिया जाता है। भाई साहब इस कंडीशन के लिए अभी तो बताया था कि gh g इंटू 1 - 2h बाई r है। gh की जगह वो g डैश ले लेते हैं, थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये कंडीशनल है, अगर ये कंडीशन दे रखी है देन एंड देन ओनली ये फॉर्मूला वैलिड है। ये कंडीशन नहीं देते ना, मैं इस ऑप्शन को कतई टिक नहीं करता। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h बाई r। ठीक है, क्लियर। दो ऑप्शन तो देखो, दो तो आपसे मात्रक से ही गलत हो गए, नहीं मात्रक से भी नहीं हुए गलत, सही है। वैसे नहीं कर पाएंगे, नीचे भी r² है। ठीक है सॉरी। अगला सवाल, ये तो हो गया मामला सेट। अगला सवाल भी जेईई मेन में ही आया है, तो प्रश्न नंबर 6 डालो। देखो 1 घंटे का समय होने वाला और हम कितने सवाल सीख गए, और ये सारे सवाल आपके जेईई मेन के ही हैं। ये भी शायद 2023 या 2024 का सवाल है, चेक करके बताना मुझे, जिम्मेदारी आपकी है। सवाल क्या है? हल नंबर 6, हल नंबर 6। सुनो सवाल क्या है, पढ़िए सवाल को, सवाल पढ़िए। पृथ्वी की सतह से किसी भी बिंदु P की ऊंचाई पृथ्वी के व्यास के बराबर होगी। बिंदु P पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान होगा, दिया है g बराबर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण। h ऊंचाई पर पूछा है और जो h है ना वो 2r है, निकाल ले। h जो है वो 2r है, डायरेक्ट आंसर है। फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मजा आ रहा है? हाँ भाई देखो, ये अभी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो आप लोगों के मुझे कमेंट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ ये भी अच्छा है कि समय बर्बाद नहीं होता, आप पढ़ाई करते जाइए। मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, आपके सामने है जो भी सवाल है सारे जेईई मेन के हैं, मेरी अपनी मर्जी का कोई सवाल नहीं है। तेरे को बिल्कुल साक्षात रियल चेक दे रहा हूं,
यही लेवल के सवाल आते हैं जेई में जो दिख रहे हैं, कभी थोड़ा टफ कभी थोड़ा आसान। किस्मत आपकी है कि आपकी शिफ्ट में कौन सा आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर इस चैप्टर से टफ है तो किसी दूसरे चैप्टर से आसान रहा होगा, दूसरे बच्चे के पेपर में उस चैप्टर से टफ होगा, इस चैप्टर से आसान होगा। घबराने की नहीं, ओवरऑल पेपर का लेवल लगभग सेम रखने का प्लान करते हैं एनटीए वाले इस साल से, 2025 से। दूसरी चीज है यार, अगर आपने ढंग से एवरेज, मैं बहुत तगड़ी नॉलेज नहीं कहता हूं यार, बहुत तगड़ी मतलब एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं, अगर आपको एडवांस लेवल की नॉलेज हो गई तब तो आप एडवांस के भी सवाल बना पाओगे, पर अगर आपका फोकस जनवरी जेई मेन अटेम्प्ट है, मैं तो कह रहा हूं बहुत तगड़े सवाल करने की जरूरत नहीं है, एक ठीक ठाक सा आप अपना पकड़ लीजिए मामला तो भी आपका जेई मेन क्लियर है। दोनों एग्जाम्स को करने की, सॉल्व करने की, दोनों एग्जाम्स को क्रैक करने की स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, पहला फोकस हमारा जनवरी जेई मेन अटेम्प्ट है, ये मैं हर बार बोलता हूं। क्लियर है बाबू? चलो अब मैं सवाल को, हालांकि तुम लोगों को करना चाहिए था पर मेरी ही किस्मत में लिखे हैं ये सवाल, तो मैं लिख देता हूं। पृथ्वी की सतह से किसी भी बिंदु पर, अब देखो क्या है ये क्या है, आर है, ठीक है, यहां से ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एच ऊंचाई पर चले गए, पर शर्त यह है कि ये जो एच है ना ये बराबर होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पर गए हो बेटा जी, एच ऊंचाई पर, लेकिन ये जो एच है ना ये पृथ्वी के व्यास के बराबर होना चाहिए, और पृथ्वी का व्यास त्रिज्या अगर आर है यानी कि ये होना चाहिए। यहां पर सतह पर हमने जी मान लिया तो हमसे जी एच पूछा है, समझ में आया कैसे करेंगे अब सुनना ध्यान से। जी बराबर होता है जीएम बटे आर स्क्वायर सतह पर, अगर मैं जी एच लिखूं, समीकरण बना लिया करो, जी एम बटे, दूरी तो हमेशा केंद्र से लेंगे तो आर प्लस, तो एच आर प्लस एच, ऐसे लिखो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू है 2r, तो जी एच आ जाएगा जीएम बाय आर प्लस एच की वैल्यू है 2r, तो जी एच बराबर 3r का तो 9r स्क्वायर, ये क्या है जी एम, तो जी एच बराबर जी बटे 9, ये तेरे जेई मेन लेवल है, बता ऑप्शन होना चाहिए जी बटे 9। थोड़ा अच्छे सवालों पे चलें, आप एक दो थोड़े से हल्के सवाल ले लिए थे मैंने थोड़ा सा, तो ले बेटा ये है जेई मेन 2018 का सवाल, ठीक ठाक सा है, आसान ही है, सवाल को मैं टफ नहीं मानता हूं, इसको इस सवाल को टफ नहीं मानता हूं। सवाल पढ़िए, सवाल क्या है, प्रश्न नंबर 7वां, हल नंबर 7वां। इसके बाद हमारे पास एक तो ये सवाल है, एक ये सवाल है, अच्छा है अपने पास सवाल अभी ना, करेंगे चलो सवाल को सॉल्व करेंगे, सुनिए सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल करिए। एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में या वृत्ताकार पथ पर किसी एक केंद्रीय बल जो कि आर की घात एन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब शून्याकार पथ पर किसी एक केंद्रीय बल, ओए सवाल सुन, सवाल क्या है पता है,
मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, एक ये केंद्र है, ये त्रिज्या है r, एक कण है बेटा जो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। मान लेते हैं कि भाई साहब, मान लेते हैं, ध्यान से सुनना भैया, मान लेते हैं भैया, ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि यहां पर है वो कण, वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, इस पर इसका जो अभिकेंद्रीय बल है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो अभिकेंद्रीय बल है ना, ये रहा FC। अच्छा, यहां पर इधर की तरफ रफ्तार होगी, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है। अब पूरा सुनना, मुझे अभी सवाल पता नहीं है। एक कण r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर किसी केंद्रीय बल जो कि r की घात n के व्युत्क्रमानुपाती है। ओ भाई, ये जो FC है ना, FC का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, FC व्युत्क्रमानुपाती है 1/r की घात n के। ये दिया है, ये दिया है सवाल में। अच्छा एक बात बताओ, FC होता क्या है? mv²/r, v बराबर r ओमेगा होता है। एक तो इस पदों में लिख सकता हूं, ओमेगा के पदों में कैसे लिख सकता हूं, mv की वैल्यू r ओमेगा बाय, तो देखो m r² ओमेगा²/r, एक r से एक r कट जाता है, FC बराबर m ओमेगा²r। ये हम लिख पाते हैं, इसका मतलब इसके बराबर है FC को, यही तो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इसके बराबर कर दूं तो m ओमेगा²r 1/r की घात n, r को नीचे भेज दे, m ओमेगा², ये 1/r की घात n तो है, ये नीचे भी जाएगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी। अरे यार ऐसे ही तो होगा ना, समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अच्छा, मुझसे क्या पूछा है? मुझसे बोला है कि अंतर्गत घूमता है आवर्तकाल समय, सॉरी आवर्तकाल क्या होता है, t बराबर 2π/ओमेगा, t बराबर 2π/ओमेगा, यहां से ओमेगा निकल सकता है। ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा अगर मैं सिर्फ ओमेगा निकालूं तो 1/r की घात n + 1/2 हो जाएगा। कितने बच्चों को यह समझ में आया? तो नहीं आया तो सुन, ऐसे समझ, ओमेगा², ध्यान से सुन, बराबर है, मान लेते हैं 1/r², तो ओमेगा कैसे लिखेगा, 1/r², अंडर रूट, यही तो लिखेगा, अंडर रूट 1 बटे ये r² का आधा है, तो ये तो अंडर रूट 1, तो ये r की घात 2/2 हो जाएगा ना। वही कहानी है ये, वही कहानी है ये, थोड़ा थोड़ा देखेगा तो तुझे समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब, मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है। ओमेगा यहां रख दो तो t सीधा सीधा, अब देखो इसको यहां रखोगे तो r ऊपर चला जाएगा, तो आवर्तकाल सीधा सीधा समानुपाती है n + 1/2 के, t समानुपाती है r की घात n + 1/2, ये नहीं है n/2 प्लस, नहीं 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 नहीं, देखो पहले ऑप्शन में फंसा सकते हैं वो, यही है ऑप्शन, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में देखो कितना क्लोज अंतर है। ऑप्शन यही है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यहां से ये सवाल हमने उठाया है। ऐसे सवाल छोटे छोटे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो एक सवाल और करते हैं, मजा आ रहा है। ये तब आया था बेटा जी जब मैंने परीक्षा दी थी, 2010 में भी दी थी, 2011 में भी दी थी, ड्रॉप लेकर। सवाल आपके सामने है,
ये आई थिंक प्रश्न नंबर 8वां होने जा रहा है। अभी बहुत सवाल है, आप टेंशन मत लो, सवाल करिए बस आप, तो बहुत सवाल है अभी। ठीक है, करिए सवाल को। कितने बच्चों को मजा आ रहा है? कितना टाइम हो गया बेटा? टाइम देख लेता हूं मैं। और चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी करते हैं, जितने और हो पाएंगे हमसे उतने करेंगे हम। सवाल यह है कि द्रव्यमान स्मॉल एम एवं 4m की दो वस्तुएं एक दूसरे से दूरी स्मॉल r पर रखी हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण विभव, जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे यार? अच्छा, ये सवाल ना सेम है थोड़े थोड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ऑलमोस्ट ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है। मान के चलिए 95-94% चैप्टर तो मैं सेम ही मानता हूं, सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक बार अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आएगा, ग्रेविटेशनल तुरंत समझ में आ जाता है। या यूं बोल दीजिए 11th का अगर ग्रेविटेशन समझ में आ गया ना, तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता, बहुत जल्दी। हल नंबर 8वां, सवाल 8वां सुनिए। द्रव्यमान स्मॉल m व 4m की दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर हैं। तो रख देते हैं भैया, देखो सीधा जैसा बोलते हैं ना वैसे वैसे कर दिया करो, दिमाग मत लगाया करो। फिर हम देखते हैं क्या करना है। ये स्मॉल m है, ये 4m है, और दोनों को r दूरी पर रखा है। उनको मिलाने वाली रेखा के एक बिंदु पर विभव क्या है? उसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 है। मुझे नहीं पता, मैंने यहां से, मुझे नहीं पता भैया, तो मैंने यहां से, ध्यान से सुनना, यहां से x दूरी पर वो बिंदु माना, वो बिंदु P जहां से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, E 0 है। E समझिए ना, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, E 0 है, समझो ऐसे इस बिंदु पर। अच्छा, हमें दोनों के मध्य की दूरी तो हमें पता ही है, दोनों के मध्य की दूरी तो हमें पता ही है। कितनी दे रखी है? दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? स्मॉल r। अगर भैया ये x है तो ये r माइनस एक्स हो जाएगी। इसके कारण से इधर मान लेते हैं E2, इसके कारण से इधर मान लेते हैं E1। ये पहला नाम दे दो, ये दूसरा। अगर यही आवेश होते तो विपरीत होती, E2 इधर होता, E1 इधर होता, क्योंकि धकेलते, आकर्षण। ये बिंदु, अब सुन, ध्यान से सुन क्या होती कहानी, मेरी बात सुन पहले तो। ये द्रव्यमान है, यहां पर अगर यहां पर हम बिंदु द्रव्यमान रखो, वही टेस्ट मास जो होता है वो रखो, फिर वहां पर फोर्स देखिए, है ना, तो फोर्स पर यूनिट मास, फिर यहाँ पर वो इतना आ जाएगा, इधर की तरफ, जिधर की तरफ बल होगा उधर की तरफ ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता होगी। वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। आप तो ऐसे मान के चल 4m वाला है, उसकी ओर होगी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की, इसका इसकी ओर होगा। अगर मुझे यहां पर ये 0 चाहिए तो E1 का परिमाण बराबर होना चाहिए E2 के, क्योंकि दिशाएं तो विपरीत है ही भाई साहब, दिशाएं तो विपरीत है ही। क्या बराबर करना है? परिमाण बराबर करना। अब फॉर्मूला GM बाय आर स्क्वायर, GM बाय KQ बाय आर स्क्वायर, ऐसी GM बाय, तो G, अब E1 किसका, इसके कारण से है, तो M बाय आर स्क्वायर, दूरी कितनी है बिंदु P की और इसकी, x स्क्वायर।
जी एम बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। जीएम कट जाएगा, ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 4 है, ये आर माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलना शुरू कर देता है। नहीं खोलना है भैया, नहीं खोलना है भैया, पाप कर बैठोगे, फिक्स पैटर्न है। 1 को लिख दो, एक अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर तो है, ये 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, और ये आर माइनस एक्स का स्क्वायर तो है ही है। गायब कर दो स्क्वायर स्क्वायर, तो √1 वैसे भी 1, तो ये 1/x आ जाएगा, ये 2/r माइनस एक्स आ जाएगा। आप सॉल्व करते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो r माइनस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 2x, r माइनस एक्स हो जाएगा आपका 2x, r माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 2x, तो 3x बराबर हो जाएगा r, x बराबर हो जाएगा r/3, x बराबर हो जाएगा बच्चों r/3। क्लियर है क्या यहां तक? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r/3। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, x इज इक्वल टू r/3 हो गया। अब आपका ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता 0 हुई। अगर ये r/3 है तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2r/3। भाई साहब ये बस अब लिख दो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता लिखनी नहीं आती, पहले के कारण से लिख दो v1 विभव, क्षेत्र की तीव्रता तो आ गई, विभव लिख दो माइनस जी एम कितना है बाई आर, आर कितना है r/3, और v2 कितना लिखोगे माइनस के दूसरे कारण, वही फॉर्मूला माइनस के जी एम कितना 4m बाई 2r/3। अब ये सीधा सीधा जुड़ेंगे, v1 प्लस v2 कर दो तो कितना आ जाएगा -3gm बाई आर माइनस के 12 gm बाई 2r, तो ये हो जाएगा -3gm बाई आर -6gm बाई आर, तो साफ पता चल रहा -9gm बाई आर, -9gm बाई आर। ये सवाल तब आया था जब मैंने परीक्षा दी थी, और मैंने किया था ये सवाल, मुझे याद भी है, सिंपल था इसलिए हो भी गया ये, मान लो। बच्चे तो थे यार उस समय, हम भी इतनी ही बुद्धि रखते थे जितनी आपके पास है। समय के साथ चीजें बड़ी होती है, लेकिन अच्छा है कि आप समय के साथ ज्यादा बुद्धि चला लोगे तो ज्यादा और मार्क्स आ जाएंगे आपके। क्लियर है? क्योंकि भैया मेरा भी एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, मेरा IIEEE क्लियर हुआ है, जेईई एडवांस मेरा भी क्लियर नहीं, लेकिन अब समझ में आया गलतियां कहां करी थी। आपको वो गलती नहीं करनी है, इसलिए हम आपको अपनी गलतियां बताते हैं। हमने ये गलतियां करी, आप मत करना। हिंदी मीडियम का बच्चा क्रैक कर लेता है, ये इतना याद रखना। मैं बहुत करीब था, शायद वो गलतियां या कोई बताने वाली होता ना तो चीजें शायद से सुधर जाती। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल समझ में आया। अब हम चलते हैं ओए होए 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 इस सवाल की तरफ। अब हम चलते हैं इस सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, और हल नंबर 9। चलिए सवाल क्या है, सवाल को पढ़ेंगे। मैं कर देता हूं इस सवाल को। एक पिंड के पृथ्वी पर, एक पेज और चाहिएगा मुझे, सुनो। एक पिंड के पृथ्वी पर, अरे यार एक तो बड़ी समस्या है यार ये ना, हाँ। एक पिंड के पृथ्वी पर तथा दूसरे ग्रह की सतह पर जो भार है ना, उनका अनुपात दे रखा है।
ओ, एंड दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के ग्रह के द्रव्यमान का 1/9 है। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, ग्रह की त्रिज्या क्या होगी? माना कि दोनों ग्रहों का द्रव्यमान घनत्व समान है। आओ दो ग्रह बनाते हैं, कुछ नहीं करना, मतलब एक तो पृथ्वी बनाते हैं, थोड़ी छोटी बना लेते हैं, सुनिएगा। देखो ये इसीलिए डायग्राम बना के समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा फील आने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी है तो इंप्रूव करनी है ना, मतलब यूज करनी है ना, है ना। पढ़ ली ना यार, ओल्ड पैटर्न से पढ़ लिया ना जितना पढ़ना था। टेक्नोलॉजी है तो सुनिए, एक पिंड के पृथ्वी पर, तो ये है भैया पृथ्वी और ये है हमारा ग्रह, क्लियर। अब सुनो, यहां पर अगर हम बात करें ना, सुनो, यहां पर जो भार है W अर्थ और ये W प्लैनेट, किसी वस्तु का, देखो लिखा हुआ है एक पिंड के पृथ्वी पर, कोई भी पिंड होगा, कोई भी एक पिंड होगा, है ना, स्मॉल m द्रव्यमान का, उस पर इसका भार m इंटू GE आएगा। अरे यार आएगा ना भार, यहां पर सतह पर GE है, यहां सतह पर GP है, तो अब ये वही सेम पिंड रखा है, वही सेम पिंड रखा है यहां सतह पर, तो इसका हमने WP लिखा है, और WP कितना आ जाएगा? M इंटू GP। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। हमको क्या दे रखा है? बोला है कि इनके भारों का अनुपात जो है WE बटे WP 9/4 है, WE बटे WP 9/4 है, और हमने अभी अभी क्या निकाला? MGE बटे MGP, M से M कट जाएगा, इसका मतलब सर कहानी यहां से शुरू होगी, GE बटे GP 9/4 यहां से शुरू होगी। सवाल थोड़ा बहुत समझ में आया? अब हमें पता है G क्या होता है, GM/R²। बस अब देखो मैं कैसे रखूंगा, मैं GE रखूंगा तो GME/RE² बटे बटे, तो ये बड़ी समस्या है यार, बटे GMP बटे स्क्वायर बराबर 9/4। हाँ या ना का जवाब देते रहे ना। सॉल्व करेंगे तो GME बटे इंटू RP का स्क्वायर बटे MP 9/4, G से G कट जाएगा, ME/MP इंटू RP का स्क्वायर बटे RE का स्क्वायर 9/4। हमसे पूछा क्या है, दिया क्या है, निकलेगा यहीं से, इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ME/MP आ जाएगा सर, इंटू हमसे RP² बटे RE बराबर 9/4। अब सुनो, हमसे क्या दिया, हमसे बोला है कि दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का, यानी कि हमको यहां लिख देते हैं, हमको MP जो है प्लैनेट का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है। हमको चाहिए क्या? हमको ME/MP चाहिए, हमको ME/MP चाहिए, तो MP को इधर भेजोगा तो 9 आ जाएगा, ये लो। और
और पृथ्वी की त्रिज्या हमें आर दे रखी है, आर ही हमें आर दे रखी है, हो जाएगा। तो देखो एम ई बाय एम पी हमको 9 दे रखी है, आर पी का स्क्वायर आर ई अर्थ का दे रखा है 9/4, इससे ये कट जाएगा। आर पी का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1/4, आर पी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाय 4, तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी मेरे पास r/2, r/2 होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं, आंसर यही है क्या बेटा? हाँ सही है, आंसर है r/2, बिल्कुल करेक्ट है। ये सवाल था तुम्हारा जेई मेन का, ये सवाल था तुम्हारा जेईई मेन का। कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ या ना का जवाब दे दो। चलिए सवाल नंबर अब हम करेंगे 10वें नंबर का सवाल करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को मजा आ रहा है, लिखिए एक बार कमेंट में मुझे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है बेटा जी। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास, सवाल नंबर 10वें पर चलते हैं। देखिए कितना शानदार सवाल और कहां आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसको थोड़ा सा अपन ये हटा लेते हैं। देखिए आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, आईआईटी में आया हुआ सवाल है। हालांकि आया थोड़ा पुराना है, नो डाउट मैं मानता हूं कि पुराना सवाल है, पर है अभी भी जेई में आया हुआ सवाल। वो बोलते हैं ना पुराना है तो क्या हुआ, आया कहां पर है वो हमेशा नया रहेगा। मतलब आईआईटी है वो हमेशा नई रहेगी, ये मान के चलिए। वैल्यू तो इसकी आज भी है इस सवाल की। सवाल क्या है, सवाल पढ़िए। क्या पृथ्वी की सतह पर, ये इस तरह की वैरायटी अभी अभी हमने करवाई है। अरे यार इस तरह की जो वैरायटी है जस्ट अभी करिए ना अपन ने, तो हो जाएगा ये सवाल आपसे। क्या पृथ्वी की सतह पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल T1 है तथा पृथ्वी तल से कैपिटल आर ऊंचाई पर इसका आवर्तकाल T2 है, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है T2/T1 का मान। भाई साहब ध्यान से सुनिए कहानी को। ये हमारे पास क्या है, क्या है ये? पृथ्वी। क्या है भैया? पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है मैंने कैपिटल आर। क्या ये पृथ्वी की सतह है? क्या ये पृथ्वी की सतह है? हाँ या ना? और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, और h की वैल्यू भी r है। यहां पर अगर मुझे g निकालना है पहले, तो सर g क्यों निकाल रहे हो आप, मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको। यहां पर अगर g की, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो यहां पर हम gh ले लेते हैं। पहली बात तो मुझे इतनी हाइट पर जाने पर, किस हाइट पर? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर ऊपर जाऊं, धरती की सतह से 6400 किलोमीटर अगर मैं ऊपर चला जाऊं, 6400 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं, तो मुझे यह पता करना है कि जी के मान में क्या ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है तो कितना हुआ। यहां पर आवर्तकाल उन्होंने T1 बोला है सरल लोलक का, यहां पर आवर्तकाल हो जाएगा T2। T बराबर होता है 2π√L/g। क्या हमने, पहले हम GH निकालते हैं। GH देखो GU इक्वल टू GM/R², समीकरण नंबर 1, और GH इक्वल टू GM/R+H का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अरे हाँ या ना भाई साहब, जो आप दूरी लोगे वो आप केंद्र से ही तो लोगे, नहीं आई समझ में? जो आप ये लेते हो यहीं से तो लेते हो,
ये क्या है, ये r प्लस एच है, क्योंकि त्रिज्या भी तो r ही है, तो r प्लस एच हो जाएगी। तो अगर मैं जी एच निकालूं तो gm बटे h की वैल्यू भी r है, तो r प्लस r 2r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा gm बाई 4r स्क्वायर, और ये क्या है, ये स्मॉल g है, तो g बाई 4, यानी कि यहां पर अगर मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात करूं तो वो g बाई 4 है। अगर g बाई 4 है तो देखो T1 बटे T2 कितना आ जाएगा, GH बटे G। अरे भाई साहब आवर्त काल व्युत्क्रमानुपाती है ना 1/G के, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। तो T1 बटे T2, ऊपर GH कितना G बाई 4 और नीचे G, तो T1 बटे T2 1/4, तो T1 बटे T2 1/2। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे T2 बाई T1 पूछा है, T1 बाई T2 नहीं पूछा। अगर आपसे T2 बाई T1 पूछा है तो आप 2 निकाल लीजिए, इसका मतलब ये सवाल डायरेक्ट सॉल्व हो गया। किसी को कोई तकलीफ है क्या भाई साहब, इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ है? देखिए मैं अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि अगले सवाल पर हम चलेंगे। बढ़िया खूबसूरत, पहले बताओ ये सवाल तुमको जो भी करवाया है मैंने, ये सब समझ में तो आया ना भाई? ये देखो ये कितना खूबसूरत सवाल करवाया मैंने, ये समझ में आया? इससे जितने भी सवाल आज हमने करे हैं ना भाई साहब, जितने भी सवाल आज हमने करे हैं ना, मस्त मस्त चीजें पढ़ी हैं आज हमने। अब सुनो इस चैप्टर में आपको करना क्या है। मैं हालांकि ये 9वें नंबर का हमारा जो सवाल था वो भी हो गया, आज हमने 10वां कर लिया, अब हम करेंगे भैया जी 11वें नंबर का सवाल। लेकिन सवाल से पहले मैं आपको भी करने को दूंगा ये सवाल, डोंट वरी, मैं आपको दूंगा ये सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को करिएगा। सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर है 11वां, और हम हल करेंगे आज। ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर को, बस अब मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन मेरे से थोड़ी सी बातें करनी है, मतलब मुझे तुमसे बातें करनी है। मैं जानता हूं कि आप लोग अभी लाइव नहीं हो, आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, आपके क्या मन में विचार चल रहे हैं वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, पर मेरे विचार या जो मेरा अनुभव है वो ये है। सर पहला सवाल तो ये कि सर आपने पूरी फिजिक्स हमें नहीं कराई, आपने ये सीरीज इस चैप्टर तक खत्म कर दी, तो मैं आपको बता चुका हूं आज ही कि मैं आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा हूं, कुछ बड़ा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। 11th के वाले बच्चों के लिए कुछ नया आएगा, 12th वाले बच्चों के लिए कुछ नया आएगा। जुड़े रहना इस चैनल से साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको पता होगा बेटा जी, अभी 2-3 दिन पहले एक चैप्टर अपलोड हो गया है घूर्णी गति नाम से या घूर्णन गति नाम से, आप उस चैप्टर को देखिए, और मैंने आपको रोटेशनल कैसा पढ़ाया मुझे बताइएगा जरूर इस चैप्टर कमेंट करके। तीसरी चीज, मैंने जो भी प्रॉब्लम्स आपकी कवर की हैं वो अलग अलग वैरायटी के, हर एक सवाल पिछले सवाल से अलग है। आप चाहो कि सर मैं 100 सवाल करवा दूं, संभव नहीं है। फिर वो 100 सवाल वो वाले होते हैं फिर बेसिक क्या, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलम, हमने अच्छे सवाल करे। टाइम टेकिंग है, सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा और टाइम लग जाता है। आपको क्या करना है, आप पहले तो अपनी थ्योरी पढ़िए, जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे साथ पढ़ रहे हो पीडब्ल्यू के साथ, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ये लेक्चर देखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप इस लेक्चर की पूरी थ्योरी देखिए, इस पूरे लेक्चर की, इस पूरे चैप्टर की थ्योरी देखिए जहां भी आप पढ़ रहे हो। उसके बाद इस लेक्चर को देखना, दोबारा देख लेना अगर आप पहली बार अभी डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको फील आएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, बेसिक सवाल लगाइए। मैं वादा करता हूं कि जेईई मेन लेवल तक का जो लेवल है ना वो सॉल्व हो जाएगा आपसे। जनवरी अटेम्प्ट मुझे हर एक बच्चे का एनआईटी चाहिए। आप कैटेगरी में आते हो अपने हिसाब से मार्क्स लाइए, आप दूसरी जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में, आप उस हिसाब से मार्क्स लाइए। अच्छा, मार्क्स कितने लाने होते हैं थोड़ा इसका आइडिया दे देता हूं, फिर हम उस सवाल पे चलेंगे। देखिए
मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं आपको, है ना। बहुत सारे बच्चों को इस पे सबसे ज्यादा डाउट रहता है। ये आखिरी है, इस सीरीज का आखिरी लेक्चर, इसलिए जाते जाते ये एक दो बातें बता देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। अगर हम अब ध्यान से सुनना, जो पिछला हिसाब है उसको देखते हुए, जेई मेन का पेपर होता है 300 नंबर का। अगर आप 300 में से 150 से ऊपर लाते हो, 150 या 150 से ऊपर ले आते हो, मैंने 150 प्लस लिख दिया, तो आपको जेई, आपको एनआईटी मिलना शुरू हो जाती है। ये बात कर रहा हूं मैं जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, तो आप 140 से ऊपर नंबर लाने पर आपको एनआईटी मिलना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के बच्चे हो, तो आप 100 से ऊपर नंबर लेकर आइए। डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल क्या आएगा, आपको एनआईटी मिलना शुरू हो जाएगी। अब एक बात बताता हूं, जो मैंने लिखा है वो सेफ क्यों है। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं कि 2026 में जब आप पेपर दोगे, अगर एनटीए ने पेपर टफ भी कर दिया, सुन, अगर एनटीए ने पेपर टफ कर दिया, क्योंकि नीट का पेपर टफ आया था 2025 के अंदर, उम्मीद की जा रही है कि 2026 के अंदर जेई का पेपर, जेई का लेवल भी बढ़ा दिया जाए। अगर एनटीए का पेपर टफ आया, बहुत टफ, तो कट ऑफ तो वैसे ही गिर जाएगी, तो आप तो वैसे ही सेफ हो। मैंने वैसे ही 150 नंबर तक बता दी, और ये जो लेवल अब आ रहा है, इससे नीचे जाएगा नहीं एनआईटी, क्योंकि एनटीए पक्की बात है, इससे नीचे तो क्या ही गिरेगा। ये तो बहुत बेसिक लेवल है जो पूछा जाता है आपसे, बेसिक से थोड़ा अच्छा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये उम्मीद रखो। तो उस हिसाब से कट ऑफ ये जाती ही है, तो आप सेफ हो। ऐसा नहीं है कि सर हम इतने ले आए और मान लीजिए 0.1 चांस है कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आ जाए, कट ऑफ 180 चली जाए, 170 चली जाए जनरल वालों के लिए एनआईटी मिलने वाली। सब होता नहीं है, ये 150 मार्क्स से एनआईटी मिलना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही पेपर जो अब तक आ रहे थे, अगर वैसा ही पेपर 26 में आ जाए तब भी, और टफ आ जाए, तो तुम्हारे वैसे ही मजे आ गए। तब 150 छोड़ो, हो सकता है 135 140 पे मिल जाए, तो सेफ तो आप वैसे ही हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो आप ट्राई करिए कि मेरे को कैसे भी करके इतने मार्क्स लेकर आने हैं, कैसे भी करके। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दी, मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में है। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर जाइएगा कि सर मेरी कैटेगरी ये है, मेरी कैटेगरी ये है, मेरी कैटेगरी ये है। मुझे कमेंट करके जाइएगा, कैटेगरी आपकी अपनी। क्लियर है, क्लियर है सारे बच्चे। आप ध्यान से सुना, सारे बच्चे क्लियर है। दूसरी चीज बेटा, आपको नहीं आते ना, मैं कह रहा हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लगभग 100 चैप्टर्स है, 100 चैप्टर्स है। आप इस 100 में से ना वो 50 चैप्टर्स निकाल लो, वो 50 चैप्टर्स निकाल लो जिनसे 100% सवाल आते ही आते। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो टीचर्स आपको बता देते, मैं भी बता दूंगा इस वीडियो, किसी दिन ऐसी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। 100% सवाल आते हैं, ऐसे चैप्टर्स 50 निकाल लो, 50 ऐसे चैप्टर निकाल लो जिनसे 100% सवाल आते हैं। और उन 50 चैप्टर को तैयार करेगा, मतलब 50 सवाल तैयार करेगा। उन 50 चैप्टर को तैयार करने का मतलब 50 सवाल तैयार करना। 50 सवाल का मतलब है एक सवाल 4 नंबर का, 200 मार्क्स का तू तैयार करके जा रहा है। बहुत अच्छे से तू 200 मार्क्स का तैयार करके जा रहा है, तो क्या तू जनरल का है तब भी 150 से ऊपर नंबर नहीं आ पाएंगे तेरे। तेरी एनआईटी तो आसान है, सिर्फ 50-60 चैप्टर पढ़ लो, 50-60 चैप्टर, सेफ साइड 60 चैप्टर पकड़ ले। अरे हर सब्जेक्ट में 20-20 चैप्टर पढ़ ले भाई। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स मिलाकर 20 चैप्टर पढ़ ले, जिनमें से बहुत सारे बच्चों की तो 11th बर्बाद होती है पर 12th अच्छी होती है। तो 15 चैप्टर तो तेरे 12th के ही हो गए, तेरे को तो 11th के 5 पढ़ने हैं, बस खत्म हो गया। 11th बर्बाद है, कोई बात नहीं, तू तो 12th के तो अच्छा करेगा। 12th के 15 चैप्टर, 11th के 5 चैप्टर, 20 चैप्टर फिजिक्स में ढंग से पढ़ जा, जहां से सवाल आते ही आते हैं। खत्म हो गई मामला, खत्म हो गया मामला।
एक 12th के हो सकता है 1-2 चैप्टर से, मान लीजिए कभी कभार कोई सवाल नहीं आया या मिक्सिंग सवाल आ गया तो 11th के 1-2 चैप्टर वहां से उठा ले। सोच तेरे मजे आ गए। तेरा एनआईटी तो कंफर्म है, एनआईटी लेना आसान है, मैं फिर कह रहा हूं। आप समझो माइंड का गेम है ये। आप कहां हारते हो, आप ये देखते हो अरे आईआईटी है, अरे जेई है, हमसे नहीं होगा। नहीं, आप अंदर आओ, इसके अंदर घुसो, जड़ में बात करो कि यार वास्तविकता ये है कि मेरे को इतने ही तो लाने हैं, क्या मैं इतने नहीं ला पाऊंगा? अगर मैंने ये चैप्टर्स पढ़ लिए तो मेरा काम हो जाएगा। पढ़ना शुरू करिए, लेकिन 5-6 महीने का समय है। इन 5-6 महीने के अंदर अगर आपने 50-60 चैप्टर भी ढंग से पढ़ लिए ना, तो तेरा जनवरी में एनआईटी क्लियर है। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो सवाल तो सुन ही लो। सवाल यह है कि 2 तारे हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान हमको 3 × 10⁻31 किलोग्राम है। इतने बड़े बड़े हैवी तारे हैं, उनके बीच की दूरी हमको इतनी दे रखी है। अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र O के परितः किसी समतल में घूम रहे हैं। हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ऐसा कुछ सिस्टम है। 2 तारे हैं, कैपिटल M मान ले, कैपिटल M, ये इनका उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र है। इन दोनों तारों का उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र होगा, है ना। C मान लें क्या इसको, सेंटर ऑफ मास। यहां से दूरी हमने R मान ली और यहां से दूरी हमने R मान ली, और ये हमें पैसे भी दे रखी है। आप देखो ना, तो हमें दोनों के बीच की दूरी दे रखे, यानी कि हमें 2R दे रखा है। फिर आप समझ गए क्या? आई होप यही दे रखा है। मैं एक बार और पढ़ लेता हूं सवाल, है ना। और ये हमें दे रखी है ना, तो ये 2R हो जाएगी बेसिकली। आप समझ रहे हो क्या? आप समझ रहे हो क्या? 2 तारे हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान है, मैंने कैपिटल M मान लिया, और ये घूम रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या ये कैसे घूम रही है? इस तरीके से वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहे हैं ये ऐसे। आप समझ रहे हो क्या? ये घूर्णन अक्ष है ना। अरे यार आप समझ रहे हो क्या? ये ऐसे घूम रहे हैं, 2 तारे हैं। होमवर्क दे दूं क्या इस सवाल को? समझना, मैं समझा देता हूं। लेकिन अपने उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र O के परितः किसी समतल में घूम रहे हैं। एक उल्कापिंड O से तथा उनके घूर्णन समतल के लंबवत दिशा से गुजरता है। एक उल्कापिंड O से और उनके घूर्णन समतल के लंबवत गुजरता है। इन दोनों तारों के गुरुत्वाकर्षण से पलायन करने के लिए उल्कापिंड की बिंदु 0 या O पर न्यूनतम गति का मान, यहां से मान लीजिए गुजरना चाहता है, तो यहां पर ये उल्कापिंड है, यहां पर ये 2 तारे हैं, और यहां से ये उल्कापिंड B से मिनिमम क्या रखें, ये तारे हैं, है ना, ये घूर्णन समतल है इससे लंबवत, और ये इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण से पलायन करना चाहता है। तो भैया 0 से अनंत तक ऊर्जा संरक्षण लगा दो। 0 से अनंत तक, अनंत के बीच, 0 से अनंत के बीच ऊर्जा संरक्षण, इसका यहां पर और इसका यहां पर कितना होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, -G कैपिटल M स्मॉल m उल्कापिंड का द्रव्यमान ले लो, बाय स्मॉल r, -G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, प्लस इसकी गतिज ऊर्जा भी तो है 12 mv² बराबर पलायन कर जाता है, तो 0 + 0 स्थितिज और गतिज। यहां से सॉल्व करोगे तो -2g कैपिटल M स्मॉल m बाय R, -2g कैपिटल M स्मॉल m बाय R, सही तो है, बराबर -12 mv², है ना। स्मॉल m कट जाएगा, माइनस कट जाएगा,
2 इधर आ जाएगा, तो 4g कैपिटल M बाय R v स्क्वायर, v आ जाएगा अंडर रूट 4g M बाई R। वैल्यू रखिए, m आपको पता है, कैपिटल M पता है, R पता है, g पता है, v जो आएगा सॉल्व करने पर वो आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा सा जल्दी में ले लिया है, बट आई होप, मैं होमवर्क देने वाला था लेकिन नहीं दिया, सवाल मैंने समझा दिया, सिर्फ ऊर्जा संरक्षण लगाया भाई साहब मैंने इस बिंदु पर, इसको शून्य मान के, और अनंत बिंदु पर ऊर्जा संरक्षण लगाया है मैंने। तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा लिख दी, गतिज ऊर्जा लिख दी, और अनंत पर लिख दी 0 0, बराबर कर दिया, सेट कर दिया सॉल्व करके। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और ये लेक्चर कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मजा आ गया या नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना मेरे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने PW के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।